अच्छा जी, डन। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने बैड डेट के ना पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। आज की क्लास में भी हम लाइक फर्दर पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर देखते हैं सर हमें नया टॉपिक जो है ना वो जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है वो पढ़ना पहले स्टार्ट करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक एक बहुत ही अहम टॉपिक है। सर सबसे पहले लिखा हुआ है एस जी इज द ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st January, ऑन 31st January 2010 द बैलेंसेस इन हर बुक्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग। सर ये उनके सामने जो है वो बैलेंसेस गिवन है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की वैल्यू आपके पास गिवन कितनी है सर? 210। ट्रेड रिसीबल्स की वैल्यू आपके पास डेटर्स की गिवन है, वैल्यू कितनी सर? 15530। लिखा 31st January 2010 एस जी डिसाइडेड टू राइट ऑफ 90 ओड बाय के सिंह। उन्होंने 90 जो है वो राइट ऑफ कर दिया। जवाब दें सर, जब हम राइट ऑफ करते हैं तो बैड डेट को क्या कर देंगे? डेबिट, और के सिंह को हम क्या कर देंगे सर? क्रेडिट। ये एंट्री बन गई सर। क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स ऑफ द ट्रेड रिसीबल। सर उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट ये रखेंगे सारी। बेटा माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो बल्कि। डन। अब चलो सुने सर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड शो योर वर्किंग्स। आपको कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखें, फिर से पढ़िएगा, रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि आप जरा पिकअप करें। क्वेश्चन में लिखा है 31st January 2010 द बैलेंसेस इन हर बुक्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग। इसका मतलब है ऑलरेडी ये बैड डेट तो ऑलरेडी हो चुका, ये तो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके, लेकिन जो नेक्स्ट आपके पास ये अमाउंट है उसमें से ये ऊपर वाले 210 माइनस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी माइनस हुए। अब आपको माइनस करने की जरूरत किसको है सर? इस 90 को। जब आप ये 90 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल निकल के आएंगे। मेरी बात समझ में आई है? दो गिवन थे, एक ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ और एक को आप अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सर अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ आके लिखूं और मैं कहूँ सर पास पेपर का क्वेश्चन जो है वो मुझे अटेम्प्ट करना है, तो मैंने यहाँ के मेंशन किया सर क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ मेंशन करूँ सर, आपके पास यहाँ आ जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 1। साथ साथ कीजिएगा मेरे काम इसमें। सर मैंने कहा सर, मैंने लिखा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 के साथ ही मैंने आगे लिखा सर आके यहाँ पे कि आपके पास क्या चीज़ बैड डेट में आएगी। तो यहाँ लिखी हुई है सर वैल्यू आपके पास 15530 माइनस 90। तो आप कैलकुलेशन में लिखेंगे 15530 माइनस कर देंगे आप उसके अंदर से 90 इक्वल्स टू आंसर आएगा। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट कैलकुलेट कीजिएगा। 15530 माइनस कर देंगे सर 90 एंड द आंसर इज 15440। सर अब जवाब दीजिए, अगर आपके पास आंसर आएगा 1551440, उसके ऊपर सर आप कितने परसेंट अप्लाई करेंगे? उसके ऊपर सर आप अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया हुआ यहाँ पे 2.5%। तो सर आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे 2.5%। तो मैंने भी अप्लाई किया सर इसके ऊपर 2.5%। सर इसका आंसर बताइए। नहीं, 2.5% नहीं लगाया फिर तुमने। आंसर निकालिए, कैलकुलेट करो ईशल, कैलकुलेट करो। क्या आंसर आ रहा है सतपथ? नहीं नहीं, 1554 इंटू 40 इंटू 2.5%। आंसर इज सर, आंसर आ गया आपके पास 386। आ रही है बात समझ में? तो 386 आपके लिए क्या बन गया सर? 386 आपके लिए बन गया बैलेंस सीडी ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने ये लिखा सर बैलेंस सीडी ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे 2 मार्क्स का, आपसे क्वेश्चन में ये मांग रहा है। डन। नेक्स्ट पार्ट करें काम। तो नेक्स्ट पार्ट देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये हमने निकाल लिया। प्रिपेयर द एंट्रीज इन शिल्पास या एस चीज जनरल टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। राइटिंग ऑफ द बैड डेट। बैड डेट कितने का है सर? बैड डेट तो 90 का है, राइट? बैड डेट तो 90 का है। ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ द बैड डेट टू द इनकम स्टेटमेंट। इसकी भी जनरल एंट्री मांग रहा है वो। और क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 3 एंट्रीज मांग रहा है, फिर से पढ़ लें। पहली एंट्री किसकी मांग रहा है? मैं कलर चेंज करूं। पहली एंट्री मांग रहा है सर राइटिंग ऑफ द बैड डेट। तो जवाब दें, एक तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है,
इसकी तो एंट्री नहीं बनाएंगे, तो ऑलरेडी हो चुका। किसकी एंट्री बनाएंगे सर? इसकी। लेकिन सर उसके बाद वो कह रहा है ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ द बैड डेट अकाउंट टू इनकम स्टेटमेंट, इसकी एंट्री मांग रहा है, बड़ा ट्रिकी काम किया उसने। तो सर जरा पहले एंट्री बना के देखते हैं। सबसे पहले तो सर मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ जाके लिखूंगा सर मुझे अगर इसकी एंट्री पास करनी है तो मैं बैड डेट की एंट्री पास करूंगा। बैड डेट्स को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट। और के सिंह के अकाउंट को सर मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। और सर अमाउंट कितने का आएगा मेरे पास? अमाउंट आएगा सर मेरे पास 90 का, राइट। अब जरा इसने जो होशियारी की है एग्जामिनर ने बच्चे से पूछने में, उस बात को जरा समझिएगा। याद है ना सर, मैंने आपसे कहा था इस अकाउंट का कोई ब्रॉड डाउन या कैरेट डाउन बैलेंस नहीं होता, कहा था ना। लेकिन इसका ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन ईयरली नहीं होता, ड्यूरिंग द ईयर होता है। आ रही है बात समझ में? ड्यूरिंग द ईयर होता है सर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये देखें ना, इसका इसका बैलेंस मौजूद है। कितना बैलेंस मौजूद है सर आपके पास? आपके पास का बैलेंस मौजूद है 21, कितना? 210 मौजूद है ना ये। तो सर इसका मतलब है ये बैलेंस आपके पास मौजूद है, तो आप सर यहाँ आके मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, या अमाउंट लिखेंगे 210। सर आपने डेबिट में क्यों लिखा? एक्सपेंस है भाई, डेबिट साइड पे लिखूंगा। फिर सर आपके पास एक और बंदा क्या हो गया? एक और बंदा सर आपके लिए बैड हो गया। क्या नाम आ गया उसका? के सिंह। सर जवाब दें, के सिंह के बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा आपके पास इनकम स्टेटमेंट। सर 210 और 90 को प्लस कर लीजिए, चेक करें सर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितने का बन रहा है इसका। सर आपका क्लोजिंग बैलेंस इसका, अलीना क्लोजिंग बैलेंस इसका कितने का बन रहा है? 300 का। सर 300 का इसका क्या बन गया आपके पास? 300 का सर आपके पास का बन गया क्लोजिंग, राइट। अब जरा एक छोटा सा मुझे जवाब दो। सर पहली एंट्री तो ये रही, पहली एंट्री तो ये रही। दूसरी एंट्री क्या कह रही थी? दूसरी एंट्री यही कह रही थी ना, बैड डेट को जब आप इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं। तो सर इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो किस अमाउंट से करेंगे? 90 या 300 से? 300 से। तो सर अब आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इसकी एंट्री पास करेंगे सर आप यहाँ के लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट को आप क्या कर देंगे सर? डेबिट। और कितने अमाउंट से सर आप डेबिट कर देंगे इसको? 300 से। और क्रेडिट सर आप इसको किस अमाउंट से कर देंगे सर? क्रेडिट आप कर देंगे सर इसको बैड डेट के अकाउंट को क्रेडिट, या बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास? 300। सर बैड डेट का अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? ऊपर टी अकाउंट को देखो, आपको बात समझ में आएगी। बैड डेट क्रेडिट हो रहा है तभी तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है। आ रही है बात समझ में? सर ये एंट्री कहाँ लिखी हुई है? फिर से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड पार्ट में, इसको जरा गौर से पढ़ो। ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ द बैड डेट अकाउंट टू इनकम स्टेटमेंट। तो आपने बैड डेट से अमाउंट उठा के इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दी, तो उसकी एंट्री क्या बनी? इनकम स्टेटमेंट को आपने क्या किया? डेबिट, और बैड डेट को आपने क्या कर दिया सर? क्रेडिट। ये एंट्री पास कर लिया आपने। अब आगे कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर, क्रिएटिंग मतलब बैलेंस ब्रॉड डाउन इक्वल्स टू 0। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने पीएफडीडी का क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लिया। कितना बैलेंस है सर आपके पास? 386। सर अगर मैं आपको ये बात छोटी सी एक एंट्री बना के और टी अकाउंट बना के सिखाऊं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। सर मैंने यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाया, टी अकाउंट में सर मैंने यहाँ के मेंशन किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है। सर जवाब दें, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन इक्वल्स टू क्या आएगा सर? 0। सर 0 क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो सर इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा आपके पास? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आपके पास आएगा 386। कहां से आया? वो ऊपर कैलकुलेशन की भी हमने इसकी। सर जवाब दें, इसमें भी इनकम स्टेटमेंट इस दफा किस तरफ लिखेंगे सर? इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे इसके क्रेडिट साइड पे। कितने अमाउंट से लिखेंगे? 380। अब जवाब दें सर, क्या बैलेंस बीडी या इनिशियल बैलेंस सीडी का की कोई एंट्री बनती है? नहीं, ये तो बैलेंसिंग फिगर्स होती हैं। सर एंट्री किससे बनाएंगे? एंट्री सिर्फ एक चीज से बनेगी, वो क्या है सर? वो है सर इनकम स्टेटमेंट। तो सर इनकम स्टेटमेंट में जब आप जाएंगे तो आप यहां पे मेंशन करेंगे सर इनकम स्टेटमेंट को हम क्या कर देंगे सर? डेबिट। और सर हम क्रेडिट कर देंगे किसको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को। सर एग्जाम में पूरा लिखिएगा, अभी गुंजाइश है, चला लीजिए। एग्जाम में पूरा लिखिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डन, बात समझ में? मैंने सामने एंट्री भी लिखी है। एंट्री इसीलिए लिखी है टी अकाउंट के अंदर सर कि आपको समझ में आए प्रोविजन का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट क्या हो रहा है सर आपके लिए? डेबिट। डन। डन। अब सर सुने, यहां से आगे बढ़ते हैं। सर अगला पार्ट देखें क्वेश्चन का क्या कह रहा है आपसे। नैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड। नैरेटिव्स का मतलब भी समझें सर, अगला पार्ट है और ये बहुत अहम है सर। तीनों एंट्रीज का
नैरेटिव रिक्वायर्ड है। अभी आप नैरेटिव नहीं लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं सर। 3 एंट्रीज रिकॉर्ड की ना हमने, ये 3। पहले का नैरेटिव ये है टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस। दूसरे का क्या है, टू ट्रांसफर द बैड डेट एक्सपेंस टू इनकम स्टेटमेंट। तीसरे का नैरेटिव क्या है, टू रिकॉर्ड द इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आ रही है बात समझ में? डिक्रीज तो नहीं हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है। जो बात है वही लिखना है, तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं थी नैरेटिव्स। टू रिकॉर्ड द इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक का है, टू ट्रांसफर द बैड डेट टू इनकम स्टेटमेंट एक का है, टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस। सर यहां तक मैंने ये सारे बात यहां तक लिख लिया। लिखा हुआ है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसजी's बैलेंस शीट ऑन 31 जनवरी 2010। सर बैलेंस शीट बना के दिखानी है आपने इसकी। सर बैलेंस शीट के अंदर सर मैं यहाँ आऊँगा, बैलेंस शीट की मैं वैल्यू लिखता हूँ। सर बैलेंस शीट के अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ के देखा सर, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है सर, 15530। क्या 15530 में से 15530 में से सर क्या 90 माइनस किया है हमने? यस, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और उसके बाद हमने उस पर प्रोविजन भी क्रिएट किया है, कितने का, इसके आंसर के ऊपर हमने प्रोविजन क्रिएट किया है 2.5% का, विच गेव अस लाइक 386, राइट। तो सर अब आते हैं जरा क्वेश्चन में, यहाँ देखें सर, हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आया था 15440। तो सर हम यहाँ पे आके अब इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे आके मेंशन करेंगे सर, यहाँ आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सर मैं यहाँ पे 3 कॉलम सर इसी तरह करके ड्रॉ करूँगा। और सर मैं यहाँ के लिखूँगा सर, सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, एसेट। एसेट में क्या आएगा सर मेरे पास यहाँ पे नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट में डैश डाल दे, अगर सर नहीं लिखें कोई मुश्किल नहीं, ये मैंने आपके लिए लिखा है बस। और सर दूसरा सेक्शन किसका आएगा, करंट एसेट का, ये चाहिए हमें करंट एसेट। नॉन करंट एसेट नहीं भी लिखें कुछ नहीं होगा। सर उसमें भी हमें कौन सा सेक्शन चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल का। और कौन सा सेक्शन चाहिए सर हमें उसके नीचे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। जवाब दें, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू क्या लिखेंगे, 15440। और उसमें से आप माइनस करके क्या दिखाएंगे, 386। जब ये माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आपकी सेकंड कॉलम में आ जाएगी। बात क्लियर है? कॉपी कर लीजिएगा सर इसको। सारे में बात क्लियर है? आंसर बताइएगा, व्हाट इज द आंसर? दोबारा बताइएगा। 15054। सर ये इसका आंसर आ गया। सर ये आंसर आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। डन। सर इसी तरह एक और क्वेश्चन। डन। एक और क्वेश्चन सर देखिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 देखें सर, आपसे लाइक 2014 का क्वेश्चन है सर। ये देखें आपसे क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं। लिखा हुआ, अलीना is a trader. She maintains a full set of accounting records. Her financial year ends on 31st October. She has written off she has written off number of bad debts during the year. इसका मतलब है बैड डेट्स थे इनके पास ड्यूरिंग द ईयर, सही है ना। लिखा हुआ सजेस्ट टू वेज इन विच ए कुड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स। ये की है इसने अच्छी बात, थ्योरेटिकल बात। सर जवाब दें, बैड डेट बढ़ है मेरे पास, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस इट। मैं बैड डेट को कम कैसे कर सकता हूँ ईशल, कैसे कम कर सकता हूँ? मेरे बैड डेट बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको क्रेडिट सेल्स को बंद करके किस पे आ जाना चाहिए, कैश सेल्स के ऊपर आ जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? सर क्या करना चाहिए आपको, आपको अपनी क्रेडिट सेल्स को रिड्यूस करना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेचें, कैश सेल्स पे। लेकिन सर इससे तो मेरी सेल्स कम हो जाएगी। सेल्स को कौन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बैड डेट कम कैसे होगा, तो बैड डेट तो हो जाएगा ना कम। लाइक आई लाइक डू सेल्स मोर ऑन व्हाट, कैश रादर देन ऑन क्रेडिट। लिख लीजिए पहली लाइन सर, नाम लिखिएगा, अलीना शुड ट्रेड इन कैश रादर देन इन क्रेडिट।
Alina should trade in cash rather than for या in credit. क्रेडिट को छोड़ के कैश पे ज्यादा तवज्जो दें बेचने के, बैड डेट रिड्यूस होंगे। और कोई वजह लिखा हुआ है 2 ways। ईशल एक और कोई बात, वो तो वैसे ही बढ़ जाएगा। वो कह रहा है कम कर दें, आपके बैड डेट की पॉसिबिलिटी कम होने लगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैश डिस्काउंट दिया करें, लोग भाग भाग के आपके आप पैसे भरेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जब आप कैश डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं तो लोग आपको जल्दी पेमेंट करते हैं। लिखें सर, अलाउ कस्टमर्स कैश डिस्काउंट्स, allow customers cash discounts, to get the payment promptly. टू गेट द पेमेंट प्रॉम्प्टली, जल्दी से पेमेंट मिले आपको, ताकि आपके बैड डेट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, कम। सर अब बढ़ते हैं आगे। ऑन 30th October 2014 AT wrote off 66 which had been outstanding from Young for 2 years। आपने किसी योंग के अकाउंट को कैंसिल किया और आपने उसको बैड डेट कर दिया। कह रहा है प्रिपेयर द जनरल एंट्री। क्या करेंगे अलीना, इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? बैड डेट को क्या करेंगे सतवत, डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे सर, किस अकाउंट को, योंग के अकाउंट को। सर मैं यही लिख रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। सर सबसे पहले हम लिखेंगे बैड डेट्स को हम क्या कर देंगे सर, डेबिट, और सर योंग के अकाउंट को सर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और सर अमाउंट कितना आएगा सर इसका, $66, और इसका अमाउंट भी क्या आएगा आपके पास सर, $66। लिखा हुआ है नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे इसको, व्हाट इज द नैरेटिव? क्या एंट्री रिकॉर्ड किया आपने, क्या रिकॉर्ड हुआ ये, बैड डेट, टू रिकॉर्ड द बैड डेट ऑफ $66। बस ये बैड डेट हो गया इसका, डन। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लिखा हुआ है ए टीम मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ कितने परसेंट, 3% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। रिपीट कर रहा हूं मैं, 3% वो ट्रेड रिसीवेबल्स पे डाउटफुल डेट क्रिएट करती है। लिखा हुआ November 1st 2013 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज, ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है, 31 दिसंबर 2013 की बात हो रही है ये। और अभी कौन सा ईयर एंड हुआ है सर, अभी भी सर कोई ईयर 31 दिसंबर 2014 एंड हुआ है, तो वो ओपनिंग था या क्लोजिंग था, ओपनिंग था। तो सर इसका मतलब है आपके पास 450 कौन सा बैलेंस आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। आगे लिखा हुआ 31 अक्टूबर 2014 को ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 13,500। 31 अक्टूबर को 2014 को ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 13,500 के हैं। सही है। अब यहां देखें सर, यहां क्या लिखा है, दोबारा देखिएगा, ये 31 अक्टूबर की बात है, और यहां जो आपने राइट ऑफ किया है वो कौन सी डेट को किया है, 30th को। तो इसका मतलब है हो चुका सर ये। तो 66 को मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी माइनस हो चुका। सर इसके ऊपर मैं कितने परसेंट चार्ज करूंगा, इसके ऊपर मैं ईशल चार्ज करूंगा 3%। आंसर निकालिए ईशल। लेकिन बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कुछ माइनस है कुछ माइनस नहीं है, ये आपको डेट्स देख के समझ में आएगा। सर इसका आंसर निकाल लीजिए, 405। सर इसका आंसर आ गया 405, आया ना? जवाब दे सर। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 450। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 405। ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। आ रही है बात समझ में, 45 से डिक्रीज हुआ है। सर अगर ये 45 से डिक्रीज हुआ है, पहले तो कह रहा है वो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टर्म एक्सप्लेन करें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कोई आपने उस पर ऐसे नहीं लिखना है, आपने लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैन बी एन एक्सपेंस और कैन बी एन इनकम। आ रही है बात समझ में? इट इज व्हाट, इट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंस रिकॉर्डेड ऑन अकाउंट रिसीवेबल। सबसे पहले आप यही टर्म लिख लें, प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस ऑन अकाउंट रिसीवेबल। इट मे
बी एन एक्सपेंस और एन इनकम, एक ही बात, चाहे पहले एक्सपेंस इनकम की बात कर लें या बाद में कर लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एस्टिमेटेड expense which may be increased or decreased, ये बात कर लें। 2 मार्क्स के लिए सर सिर्फ 2 मार्क्स की बात करें, बस ये बात लेकिन जरूर करें कि इट इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन की ना जो 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 उसमें जो बात रखी हुई है उसका फंडामेंटल है वो क्लियर नहीं होगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है ना, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो, तो यही बात ये पूछ रहा है। और ये बात समझ में। सर नेम 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हिच आर अप्लाइड व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड। 2 प्रिंसिपल्स बताइए। सर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें एक प्रिंसिपल जिसकी वजह से आप एक बनाते हैं आप पीएफडीडी, उसका नाम क्या है? प्रूडेंस। प्रूडेंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस को आपने क्या करना होता है? रिकॉर्ड। दूसरी तरफ जाएं सर, प्रूडेंस के अलावा दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा है सर? मैचिंग प्रिंसिपल। वो क्या कहता है? वो ये कहता है एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर। सर तो यहां मैं लिखूंगा मैचिंग प्रिंसिपल। इशल बात क्लियर है? लिखा हुआ है प्रिपेयर अ जनरल एंट्री ऑन October 31st टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड अ नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। एंड अ नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। सर जवाब दीजिए। क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले कि आप जनरल एंट्री पास करके दें 31 अक्टूबर को टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एक नैरेटिव भी रिक्वायर्ड है। सर कोई मसले की बात नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी घबराए मत। सर ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 450। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? जब भी आपसे कोई ऐसी बात करे ना एग्जामिनर, तो आप सबसे पहले अपनी वो प्रैक्टिस जो कि आपकी ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे टी अकाउंट बनाने वाली, आप उसको टी अकाउंट को ना यहाँ पे लाके मेंशन करें। तो सर मैंने यहाँ आके मेंशन किया कि सर मेरा जब टी अकाउंट बनेगा तो मैं यहाँ आके लिखूंगा सर प्रोविजन फॉर क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट? मैं यहाँ आके मेंशन करूंगा इसको। तो सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में जब मैं आया तो मैंने लिखा सर आके यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन की सर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? सर बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू आ गई 450। फिर सर मेरे पास यहाँ क्या आएगा? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी की वैल्यू कितनी आएगी सर? मेरे पास 405। जवाब दें सर, जो मेरी एंट्री है वो किस तरफ पास हुई? सर एंट्री मेरी इस तरफ पास हुई ना, 45। जवाब दें। तो इनकम स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिट या डेबिट? इनकम स्टेटमेंट हो गया क्रेडिट, और पीएफडीडी का अकाउंट आपके लिए क्या हो गया? डेबिट। आ रही है बात समझ में? तो एंट्री हम क्या पास करेंगे? हम इसकी एंट्री, यानी इस क्वेश्चन को जो ये एडजस्टमेंट बोल रहा है, इसकी एंट्री हम सर अपने पास जब पास करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, और इनकम स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया सर? क्रेडिट। सर अमाउंट आपके पास कितना आएगा? 45, और आपके पास यहाँ भी अमाउंट कितना आएगा? 45। सर ये हमने पास कर ली एंट्री। इज इट एन इनकम? बोले इनकम और एक्सपेंस। तो नीचे सर नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड द डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज एन इनकम। नरेशन भी सर इसके नीचे यहां तक मेंशन कर लीजिए। अब एक छोटा सा एरिया है सर, उसका नाम है सर बैड डेट रिकवर्ड। पहले तो मैं आपको बैड डेट रिकवर्ड की एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ये बाकी का पार्ट इसका जो है ना वो कंप्लीट कराता हूँ। लेकिन पहले हम बैड डेट रिकवर्ड के ऊपर बात करेंगे। डन? लिख लिया यहाँ तक? अब आपकी नोटबुक का काम, और इसके बाद ना मैं आपको अब एक अपनी एक बुकलेट दे दूँ, उसमें क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। बहुत हो गया, आपने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब ज़रा थोड़े से आपके ऊपर क्वेश्चंस डाले जाएं और आपको होमवर्क दिया जाए ताकि आप होम असाइनमेंट कंप्लीट करें उसका। बस अब यहाँ तक बच्चे से जितना भी काम कराना होता है ना बोर्ड बोर्ड पे, वो सब हो जाता है आपकी। और इसके बाद भी अभी आई बिलीव दिस कि अभी भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो अब सर आ जाएं सर, एक छोटा सा एरिया है टॉपिक कोर्स का, उससे कवर करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ये रहा
सर एक एरिया है, मैं यहाँ पे आके आपसे बात करूँ सर, हेडिंग डालें बैड डेट रिकवर्ड, पास्ट पेपर्स के आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, कुछ कुछ आपको आइडिया भी हो गया। सर मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ के आपको मेरे साथ साथ सर एक टॉपिक कवर करना चाहिए, जिस टॉपिक का नाम है सर बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या टॉपिक है, किस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, पहले तो ये सुने, गौर से सुने। एक पहले तो एक आपको पुरानी बात क्लियर कराऊं। पुरानी बात से मेरा मतलब पहले जो पास पेपर में होता था वो क्लियर कराऊं। पहले सर ये होता था, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते थे, सेल्स को क्रेडिट करते थे। अलीना क्या सही एंट्री पास की है मैंने? सही एंट्री पास की है ईशल मैंने? हाँ या ना? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सही है ना? मैंने गुड्स को क्रेडिट पे बेच दिया तो क्या एंट्री पास करूंगा? यही एंट्री पास करूंगा। कैश पे बेचता तो क्या करता? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सर जवाब नहीं, ये बंदा मुझे अगर पैसे दे दे तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक को क्या कर दूंगा? डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। फर्ज करें ये बंदा पैसे ना दे, भाग जाए, डिफॉल्टर हो जाए, तो क्या एंट्री पास करूंगा? फिर सर एंट्री पास करूंगा, बैड डेट को क्या कर दूंगा? डेबिट, और सर क्रेडिट किसको कर दूंगा? अकाउंट्स रिसीवेबल्स को। यही कर दूंगा ना सर? यहां से कहानी स्टार्ट हुई सर, आपने एक बंदे को उठा के क्या कर दिया? बैड डेट। ठीक, सुने गौर से। तो सर जब अब वो बंदा 1-2 साल के बाद मुझे पैसे वापस देने आ गया, तो मुझे जाहिरी तौर पे तो ये करना चाहिए, मुझे अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देना चाहिए? डेबिट, और बैड डेट्स के अकाउंट को सर मुझे, बैड डेट्स रिकवर्ड के अकाउंट को सर मुझे क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। सर रिकवर्ड का अकाउंट क्यों? क्योंकि जब बैड डेट एक्सपेंस था तो बैड डेट रिकवर्ड इनकम होगा। सर मुझे इस अकाउंट को क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। एक एंट्री मुझे ये पास करनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये, सुनो सुनो अभी लिखना नहीं, इसका मतलब ये कि मुझे अकाउंट क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मुझे करना ये चाहिए, मुझे अकाउंट को दोबारा क्या करना चाहिए? रीओपन। एक्स बंदा था, चला गया, उसका अकाउंट रीओपन किया मैंने, अब वो मुझे पैसे दे रहा है सर, तो मुझे जो पैसे दे रहा है तो मैं बैंक को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर दूंगा? सर क्रेडिट। यही करूंगा ना सर? कहाँ ये एंट्री लिखी हुई है? यहाँ ये एंट्री लिखी हुई है, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। गौर से देखिए, ये एंट्री जो मैंने अभी लिखी है वो यहाँ से आई है। और ये बात समझ में, यही पैसे आपको लेने थे ईशल। ये सारा किस्सा अकाउंटिंग में ख़त्म कर दिया गया, अब ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब अकाउंटिंग ये कहती है अगर आपको बैड डेट रिकवर्ड हो जाए तो आपको ये सब नहीं करना। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये सब नहीं करना, बल्कि सुनो, आसान कर दिया अब अकाउंटिंग में। आसान क्या किया है उन्होंने? बोला रीओपन वोपन कुछ भी ना करो भाई। अगर बाद में जाके कुछ पैसे रिकवर हो जाते हैं, मैं कहता हूं सर बाद में जाके बैड डेट्स रिकवर्ड अगर आपके सामने क्या हो जाते हैं? बैड डेट रिकवर्ड आपके सामने हो जाते हैं, तो आप क्या करें? सीधा सीधा ये कर चुके ना, यहां देखो ये कर चुके, रीओपन मत करो अकाउंट। बल्कि वो ये कह रहा है अगर बंदा वापस आ ही जाए और पैसे दे दे तो बैंक को डेबिट करके, खाली डायरेक्ट बैंक को डेबिट करके बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर दो, बस एक एंट्री बनेगी, उतनी सारी एंट्रीज खत्म। यानी उसका अकाउंट रीओपन करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब हुआ। आ रही है बात समझ में? सर अकाउंट रीओपन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, आप गौर से देखें आपको मेरी बात समझ में आएगी। जैसे बैड डेट के अकाउंट में कोई ब्रॉड डाउन या कैरेट डाउन नहीं होता, इसी तरह सर बैड डेट्स रिकवर्ड के अकाउंट में भी सर कुछ क्या नहीं होगा, कोई भी और बात नहीं लिखी जाएगी। और सर सुने, यानी इसका मतलब है जिस बंदे से आप पैसे लेंगे उसका नाम तो होगा ही नहीं, अब उसका अकाउंट तो रीओपन कर ही नहीं रहे, तो बैंक से पैसे मिलेंगे ना, तो बैंक को बैंक के अकाउंट में आप क्या कर देंगे? डेबिट, और बैड डेट रिकवर्ड के अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट। और सर साल में जितने भी लोग रिकवर्ड हो जाएंगे सर, आप उनको कहाँ आखिर में ट्रांसफर कर देंगे? इनकम स्टेटमेंट। इस अकाउंट में कोई BD CD बैलेंस नहीं होता। आ गई बात समझ में? सर अकाउंट की रीओपनिंग ओपनिंग वाला चक्कर अकाउंटिंग ने अब क्या कर दिया? खत्म। अब डायरेक्ट जिस साल रिकवरी हो रही है उस साल बैड डेट रिकवर्ड को डायरेक्ट एक एंट्री पास करके अकाउंट में ले जाओ। मेरी बात समझ में आ गई? पूरा जो भी कुछ था ना मसला, वो सब खत्म कर दिया। सर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द टर्म बैड डेट रिकवर्ड। आप ये लिखेंगे एन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ए कस्टमर हु was previously written off।
आई बात समझ में? कॉपी कर लें सर इसको। डन। और इसके आगे मेंशन कीजिए previously written off now as income to the business. डन। अच्छा, अब आपके पास सर, अगर अब आप देखेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन ये मिलेगा, लिखा हुआ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। बताइए सर, व्हाट इज बैड डेट? अमाउंट रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर इन अ ईयर इज व्हाट इज अ बैड डेट। हालांकि देखो कितनी बेसिक सी चीज पूछी जा रही है, गौर से पढ़ रहे हो उसको। बैड डेट क्या चीज होती है? एन अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। नंबर 2 देखें सर क्या लिखा है, बैड डेट रिकवर्ड, अभी अभी लिखा है द अमाउंट विच was previously written off as bad debt has now been recovered and it is what it is an income। सर आगे देखें लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस या एस्टिमेटेड अमाउंट दैट मे नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। ये क्या हो जाएगा आपके पास? प्रोविजन। और ये बात समझ में, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, लिखा हुआ है सजेस्ट टू वेज इन विच द रिस्क ऑफ द बैड डेट मे बी रिड्यूस। अभी लिखा था क्या करें, बैड डेट को रिड्यूस करने के लिए क्या करें सर? कैश पे बेचना शुरू कर दें या कैश डिस्काउंट देना शुरू कर दें। सर लिखा हुआ एक्सप्लेन व्हाई मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। क्यों? एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड। सर ये दो बातें लिख दें। लिखा हुआ है निशा शर्मा इज अ ट्रेडर, a financial year ends on 31st January. She maintains a provision for doubtful debt at 3% of the trade receivables at the end of each year. She provided the following information. लिखा हुआ on Feb 1st 2014 the provision for doubtful debts amounted to 3435। जमानी सॉल्व कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड बैड डेट्स रिकवर्ड जवाब दें। रिकवर्ड के लिए बहुत सारी एंट्रीज पास करूं या सिर्फ एक एक? तो बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट बनाऊंगा और बैंक किस तरफ लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे। और इनकम स्टेटमेंट को किस तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड पे। आगे लिखा हुआ 31st January 2015 ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 13950 including 150 owed by AX Limited which should be written off। तो जवाब दें 13950 में से अगर मैं 13950 में से 150 को क्या कर दूंगा माइनस, तो आंसर कितना बच जाएगा? 13800। और उस पर कितने परसेंट अप्लाई करूंगा? प्रोविजन अप्लाई करूंगा 3% का। तो अगर आप इस पे 3% का प्रोविजन अप्लाई करें तो आंसर बताएं। 414। सर अगर ये आपका आंसर आया तो कंपेयर करें इसको, 434 से आंसर 414 हो गया है। इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। डिफरेंस लीजिए कितने का है? 414 और 435 का डिफरेंस लीजिए, देखिए कितने का है। सर आंसर आ गया 21। 21 से ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज है। डिक्रीज है तो जवाब दीजिए आपके लिए इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? इनकम हो गया। तो आप इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करेंगे। सर ये एंट्री बन जाएगी इसकी। सर राइट ऑफ तो बहुत ही आसान है, बैड डेट डेबिट, एक्स लिमिटेड क्रेडिट। सर ये यहाँ ना इस तरह की कुछ बात कर रहा है, मेरी बात समझ में आई? बस यहाँ तक काम कीजिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भेजने वाला हूँ आपके ग्रुप पे,
जब मैं आपको वो क्वेश्चन भेजूं तो लाइक वहां से स्टार्ट कीजिएगा। मुझे ये भी नहीं पता ये वर्कशीट किसकी है, लेकिन जिसने भी बनाई है अच्छी बनाई हुई है सर। थोड़ी सी बैड डेट की है मेरे पास खाली, लेकिन अच्छी बनी हुई है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। इसके बाद आपका काम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय। आज मिल जाएंगे आपको, एंड मेक श्योर कर रहा हूँ आपको आज मिल जाएंगे। मैं मेक श्योर करके भेज रहा हूँ आपको कि आपको आज आप